नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आइए जानते हैं राजस्थान से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण और काम की खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप भी इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। राजस्थान सरकार ने कोरोना काल में ब्लैक फंगस को भी किया महामारी घोषित। बता दें कि राजस्थान इन दिनों कोरोना वायरस का कहर झेल रहा है। राज्य में हर दिन तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे। अब सरकार के सामने कोरोना के साथ ब्लैक फंगस दूसरी बड़ी समस्या सामने खड़ी हुई है। बता दें कि इस राज्य के अलग अलग शहरों में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे। इसे देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने एक बार फिर बड़ा फैसला लेते हुए ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। बता दें कि गौरतलब है राजस्थान में इन दिनों कोरोना वायरस से ठीक हो रहे मरीज म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। इसी बीच सरकार ने 21 जून तक के लिए बढ़ाई धारा 144। सार्वजनिक जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर लगी रोक। बता दें कोरोना को देखते हुए राजस्थान में पाबंदियां आगे भी जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को सभी जिलों में धारा 144 की अवधि 21 जून तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया। इसके बाद गृह विभाग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह अवधि 21 मई को खत्म हो रही थी। बता दें प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के आते ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू और धारा 144 लगाने का फैसला किया था। पहले 20 अप्रैल को 22 अप्रैल से 21 मई तक के लिए सभी कलेक्टरों को धारा 144 लगाने के अधिकार दिए थे, तो अब इसकी अवधि को फिर से बढ़ाया गया। अब प्रदेश के सभी कलेक्टर अपने स्तर पर धारा 144 लगाने के अलग से आदेश जारी करेंगे। बता दें प्रदेश में 24 मई तक लॉकडाउन के प्रावधान पहले से ही लागू हैं। बता दें धारा 144 लागू होने के बाद 5 या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक होती है। इसी बीच राजस्थान के सीएम का आरोप, केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए वेंटिलेटर ठीक से नहीं कर रहे हैं काम। बता दें कि राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच कोरोना का आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और केंद्र में बीजेपी की सरकार से लड़ाई भी राजनीतिक होती जा रही है। बता दें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने फिर आरोप लगाया है कि पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए इंजीनियरों की टीम भी इसे ठीक से नहीं कर पाई। इस वेंटिलेटर का इस्तेमाल करना लोगों की जिंदगी में तोड़फोड़ करने जैसा है। खराब वेंटिलेटर की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बता दें कि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विधायकों के कोष को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया, जबकि केंद्र सरकार ने सांसदों के राहत कोष को खत्म कर दिया। अगर यह फंड जारी रहा तो हर सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए 1 करोड़ रुपए मिलेंगे और खासकर ग्रामीण इलाकों के लोगों को मदद मिलेगी। सरकार जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। बता दें प्रदेश में 70 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे जो आने वाले दिनों में चालू हो जाएंगे। साथ ही राज्य में कोविड-19 स्थिति से संबंधित सभी मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका हुई दायर। बता दें राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर कर दी गई है, जिसमें राजस्थान में कोविड-19 स्थिति से संबंधित सभी मामलों की एक सार्वजनिक मंच पर लाइव स्ट्रीमिंग की मांग की गई है। बता दें कि अधिवक्ता अर्पित गुप्ता द्वारा दायर याचिका में स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें शीर्ष अदालत ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग करने वाली याचिका को इस आधार पर अनुमति दी गई थी कि जनता निजी होने का हकदार है अदालत की सुनवाई के लिए, जिसका व्यापक रूप से समाज पर प्रभाव पड़ता है। बता दें उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में कहा गया है कि वर्तमान परिदृश्य में जहां महामारी ने नागरिकों के जीवन पर भारी असर डाला है, वहीं कोविड-19 स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण याचिकाओं की लाइव स्ट्रीमिंग से हितधारकों और आम जनता को बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी और लोगों की सेकेंड हैंड सूचना पर निर्भरता कम होगी। बता दें गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग से न्यायिक संस्थानों और न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेने वालों की जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिलेगी।
वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएचसी में झोला छाप डॉक्टर चला रहा था क्लिनिक, जांच करने गई टीम को कांग्रेस नेता ने धमकाया। बता दें, कोरोना की दूसरी लहर भले ही ढलान पर है, लेकिन गांव में अभी भी इसका कहर जारी है। गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लोगों की टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, ना ही सही इलाज मिल पा रहा है। इस वजह से गाँव में मौत का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। अपने को मरता देख लोग अब झोला छाप डॉक्टरों की शरण में जाने के लिए मजबूर है। बता दें कि राजस्थान में एक झोला छाप डॉक्टर ने तो सारी हदें ही पार कर दी। वे सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बैठकर लोगों का इलाज करता था। जब बीजेपी विधायक की शिकायत पर डिप्टी सीएमएचओ की टीम जांच करने पहुंची तो झोला छाप डॉक्टर उनसे उलझ गए। इस बीच कांग्रेस के प्रधान ने अफसरों को ही ट्रांसफर कराने की धमकी दे दी। बता दें, बाड़मेर जिले के सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खारा महचान अस्पताल में झोला छाप डॉक्टर अपना क्लिनिक चलाता था और जब इस बात की शिकायत बीजेपी विधायक ने कलेक्टर से की तो डिप्टी सीएमएचओ की टीम जांच करने पहुंची। टीम ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो कांग्रेस के प्रधान ने ही अफसरों को धमकी दे डाली। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। कोरोना से उबरने के 3 महीने बाद लगेगी वैक्सीन। दूध पिलाने वाली मां को भी लगाया जा सकेगा टीका। बता दें कि नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड की वैक्सीनेशन को लेकर की गई नई सिफारिशों को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इनके मुताबिक कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले व्यक्ति को 3 महीने बाद वैक्सीन की डोज दी जा सकती है। पहले यह कहा गया था कि किसी के कोरोना से संक्रमित होने के 6 महीने तक उसके शरीर में एंटीबॉडी रहती है। इसके अलावा दूध पिलाने वाली माओं को भी टीके लगाने की सिफारिश को मान लिया गया है। अब तक गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को टीका नहीं लगाया जा रहा था क्योंकि वैक्सीन के ट्रायल में ऐसी महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था। बता दें, इस पर रिसर्च ही चल रही थी, लेकिन अब उनका कोई भी सेफ्टी डेटा नहीं था। बता दें, गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन पर अभी फैसला नहीं हुआ है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के साथ इस पर विचार फिलहाल किया जा रहा है। बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन सिफारिशों के बारे में संबंधित अधिकारियों को लिखित में निर्देश जारी करने और इनके पालन के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे इसकी जानकारी आम लोगों तक स्थानीय भाषा में पहुंचाएं। साथ ही राज्यों को हर लेवल पर वैक्सीनेशन में लगे स्टाफ को ट्रेनिंग देने की भी सलाह दी गई है।